Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Father Shisha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 5th EVS में जो हम 24 चैप्टर का रीडिंग कर रहे थे उसमें हमारा ये पार्ट जो है रह गया था आपका इंडिया गेट और जो है नेक्स्ट आपका प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ठीक है, इंडिया गेट के बारे में हमने नहीं किया था। तो इंडिया गेट जो है आप सभी को पता है कहाँ है। इंडिया गेट दिल्ली में है। दिल्ली में इंडिया गेट जो है आपका ये कब बनाया गया था? इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन द ऑनर ऑफ द अननोन मैट्रिस। देखो आपका जो ये जो है ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था और कोई अननोन आपका जो मैट्रियस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड अफगान वॉर, मतलब इस टाइम में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, पहला शीत युद्ध जब हुआ था और जब अफगान वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे जो भी शासक थे यहाँ पे उनके नेतृत्व में ये बनाया गया था। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने जो भी शासक थे उन्होंने बनवाया था। तो ये एट अ विजय चौक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इज़ हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली ऑन 29 जनवरी को ये जो यहाँ पे विजय चौक पे बनाया जाता है बीटिंग द रिट्रीट। ठीक है, ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है 29 जनवरी को न्यू दिल्ली में, ये विजय चौक पे होता है। ओरिजिनली नोन एज ऑल इंडियन वॉर मेमोरियल। ये जो होता है आपका बीटिंग द रिट्रीट का मतलब होता है जो आपके जितने भी आपके इंडियन आर्मीज़ वगैरह थे जो पुराने टाइम से जिन्होंने अपने देश के लिए सोल्जर्स वगैरह ने जो बलिदान दिए थे, तो उनके लिए ये जो है तैयार किया गया है वॉल, ये बनाया गया उन्हीं के लिए है। उन्हीं की याद में ये जो है सेरेमनी वगैरह रखा जाता है, उन्हीं के लिए। ये जो है अमर जवान जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने जवान जो वगैरह जो इतने भी थे हमारे अमर जवान ज्योति आप देख सकते हो। जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बीच सेंटर वाला जो खाली जो पार्ट है उसमें ना ज्योति जलती रहती है, अमर जवान जो ज्योति बोलते हैं उसे। वो किसके लिए जलती है ज्योति? ये सारे सोल्जर्स के लिए, आर्मीज़ के लिए जो भी मर चुके हैं उनके लिए, ये उनकी याद में ये जलाया गया है। उनके जो उन्होंने बहादुरी से अपने देश के लिए लड़ते हुए वो उन्होंने जो अपने बलिदान दे दिए थे। तो इन पे देखोगे आप, जब भी इंडिया गेट जाओगे तो इस वॉल पे देखोगे बहुत सारे नाम लिखे हैं। वो सारे नाम हमारे सोल्जर्स के लिखे हुए हैं। सारे जितने भी सोल्जर्स मरे हैं उन सब के नाम इस पे लिख दिए जाते हैं और लिखे जाते हैं। अगर अभी भी इस टाइम अगर कोई सोल्जर मरता है तो वो लिख दिए जाते हैं इस वॉल पे। अंडरस्टैंड? तो आपको जो 1971 से ये देयर इज़ अ बर्निंग अंडर इट नोन एज अ अमर जवान ज्योति जो है आपके 1971 से ही ये ज्योति जो है यहाँ पे चलाया गया है और ये अभी तक ये चलता ही रहा है। ठीक है, इंडिया गेट इज़ लोकेटेड एट अ राजपथ। जो आपका जो इंडिया गेट है कहाँ लोकेट करता है? ये राजपथ जो एरिया है वहाँ दिल्ली में है, वहाँ पे है। इट इज़ द सेरेमोनियल bulwark of the Indian Republic that boasts of ornamental parks। जो आपकी जो ये है इंडिया गेट, जब रिपब्लिक डे जो आती है आपकी ये 26 जनवरी को, उस दिन यहाँ पे क्या होता है कि अच्छे से मनाया जाता है, परेड होता है। परेड आप सभी देखते हैं, मे भी कोई नहीं जा पाते दिल्ली देखने के लिए, आप टीवी में देख ही लेते हैं कैसे किस तरीके से परेड होता है। वहाँ पे हमारे जो कल्चर है, हमारे इंडिया के कल्चर को दिखाते हैं। हमारे जितने भी इंडिया के कल्चर में क्या है, चाहे खाना पीना हो या फोक डांस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ शो करती हैं। और साथ ही के साथ हमारे जो इंडिया डेवलप्ड करी जा रही है, डेवलप्ड कंट्री में मानी जा रही है, तो वो चीज़ें कैसे डेवलप हो रही है वो सब चीज़ें जो है परेड के टाइम पे वो शो करते हैं। अच्छे वो बड़े उसमें जो है आपके इनके स्टैचूज़ वगैरह बना के अच्छे से दर्शाते हैं। और साथ में जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो भी परेड करते हैं और अलग अलग कर्तव्य दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। मतलब है कि हमारे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, उस बिल्डिंग्स को हमें कैसे बचा कर रखना है, किस तरीके से उनको बर्बाद होने से बचाना है। तो वो आपको इस टॉपिक में समझाया गया है कि हमारे जो हेरिटेज बिल्डिंग आप सभी देखने जाते हैं अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को। आप टूर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो टूर पे आप अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह देखने जाते हैं, कहीं अलग अलग जगह जाते हैं, कोई ताजमहल देखने जा रहा है। जब हम देखते हैं तो साथ ही साथ क्या इतने सालों से ये बिल्डिंग्स अभी तक हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
उसका देखभाल भी करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट ने तो चलो बैरियर लगा रखा है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे उन्होंने साफ़ सफाई का ध्यान, तो साफ़ सफाई का ध्यान गवर्नमेंट जब रख रही है तो हमें भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें कोई भी चीज़ें जो हम विज़िट करते हैं कोई जगह पे हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें जो वहाँ के जो आसपास के सराउंडिंग्स उनके एरियाज़ है वहाँ पे गंदा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ है वो ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए। और कोई वॉल जो हमारे जो वॉल वगैरह जैसे आप देख सकते हो दिल्ली में भी कोई पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह में जाओ तो हिस्टोरिकल जितनी मॉन्यूमेंट्स उसमें देखो तो कोई वॉल पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। वॉल पे कभी भी स्क्रैचिंग नहीं करना चाहिए, मतलब उसको खुरचना नहीं चाहिए और उसमें कुछ लिखना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें गंदा होता है, जो पुराने टाइम से जो हमारी ये चीज़ चलती आ रही है उसको गंदा हमें नहीं करना चाहिए। और अच्छा लगता है कि जो हमारा जो हेरिटेज बिल्डिंग जितने भी हैं अगर अभी तक हैं और जो बाहर देश के जो लोग हैं हमारे देश में आके ये चीज़ें देखते हैं तो वो चीज़ें देखते तो वो सही नहीं लगती। इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और डिस्करेज एनीबडी टू हु ट्राइज टू डिसफिगर देम, मतलब जो व्यक्ति इन चीज़ों को ख़राब कर रहा है तो उन पे एक्शन तुरंत लेना चाहिए। कोई भी देख रहा हो अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो तुम्हें उसी टाइम पे उनको रोकना चाहिए और कहना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और जो अगर आप नहीं रोक सकते हो तो आप उन्हें नहीं कुछ कह सकते हो, तो आप वहाँ पे एक स्टाफ होती है वहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी रहती है उनको जाके इन्फॉर्म किया करो कि ये जो है यहाँ पे जो गंदगी फैला रहे हैं या कुछ गंदा कर रहे हैं तो वो जाके एक्शन लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप ये चैप्टर आपको। अब इससे रिलेटेड है आपके क्वेश्चन आंसर और जो आपके जो जितने भी एक्सरसाइज है वो मैंने भेज दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। अब स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है 26 चैप्टर। ठीक है, इट्स नॉट 25 चैप्टर आपका जो है ये लास्ट चैप्टर है आपका। आपको अपनी नोटबुक में इससे भी करना है, पहले हम इसकी रीडिंग फिनिश कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर जो है आपका 25 जो है वो है 25 चैप्टर कौन सा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आपके जो आसपास में इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है, कौन कौन से पॉल्यूशन हो रहे हैं देखते हैं। इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हम फेंक रहे हैं, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, इन चीज़ों को जब हम तीनों चीज़ों में गंदगी फैल रही है तो वो जो आपका जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में आ जाता है। जैसे कि कोई भी हार्मफुल अफेक्टेड अनवांटेड सब्सटेंस जो आपके एयर में है, वाटर में है या सॉइल में है, दैट्स इज कॉज योर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। नॉइज देखो अब इन्वायरमेंटल में बहुत सारे होते हैं। एक तो एयर पॉल्यूशन आ जाता है आपके, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। हम सारे पॉल्यूशन पे ना आराम से हम इत्मीनान से इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम एयर पॉल्यूशन से। ठीक है, एयर पॉल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर। अब देखो एयर पॉल्यूशन जो है, अब एयर का जो पॉल्यूटेड होना किस तरीके से होता है। इट मे बी ड्यू टू द एडिशन ऑफ अनवांटेड हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। आपका एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है, जो आपके एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में हार्मफुल जो अफेक्टेड गैस वगैरह जो होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये गैस जो है ज़्यादा मात्रा में आपके एयर में आ रहा है। किसके कारण आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पहला जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। पहला कौन सा है, स्मोक। स्मोक जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आपका हो जाता है वुड, कोल, केरोसिन ऑयल, काउ डंग, केक्स एक्सेट्रा, ये सब जो आप बर्न करते हो, जलाते हो, इसके जलाने से भी जो स्मोक फॉर्म होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। वो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो हमें देखो ज़्यादा मात्रा में अगर आपके एयर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर मात्रा होगा तो वो हमारे सांस लेने में हमें दिक्कत हो सकती है। और जो सांस लेते हैं तो हम वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाता है सांस के थ्रू, तो क्या होता है हमारे बॉडी में अन्य प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी डिजीज़ हो सकते हैं, किसी को स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को आपके बॉडी से रिलेटेड किसी को आपके ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, जैसे अस्थमा का भी शिकायत हो सकती है। तो इससे बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट्स, बीमारियां भी होती है, डिजीज़ भी होते हैं जिससे हम बीमार होते हैं। तो इस चीज़ों को हमें कंट्रोल भी करना चाहिए। अब देखो ज़्यादा मात्रा में आप वुड वगैरह जलाते हो, कई ठंड के टाइम पे क्या होता है, मोस्टली विंटर टाइम पे होता है कि लोग जो है विलेज एरिया में भी हो और अदर आपके सिटीज़ टाउन्स एरिया में भी आजकल लोग ऐसे कर देते हैं। ठंड ज़्यादा होने के कारण भी वो लकड़ियाँ वगैरह जला के अपनी ठंड के लिए राहत तो ढूंढते हैं कि लकड़ियाँ जलाते हैं, पर वो उससे क्या होता है, उससे जो स्मोक निकलता है, वो जो धुएँ निकलते हैं, उस धुएँ से क्या होता है, वो आपके
एटमॉस्फेयर में जाता है, एयर में जाके कांटेक्ट में वो आपका एयर को हार्मफुल करता है एटमॉस्फेयर को, उसके कारण जो है आप भी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जब जितने भी फ्यूल्स आप जलाते हो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जलते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से दे रखा है, उसमें स्मोक निकलता है। अब देखो, अब सेकंड जो है आपका है फ्लाई ऐश फ्रॉम फैक्ट्री चिमनीज। अब देखो फैक्ट्रीज जो बनी हुई है उसकी चिमनीज में जो निकलती है धुएँ, आप देख सकते हो किस प्रकार से वो जो धुआं निकलता है उससे भी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में इफेक्ट होता है। उसके कारण क्या होता है, आप एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। और देखते हो कि हर टाइम कहते हैं पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इतने ज़्यादा स्मोकी सा कभी डे लगता है। स्मोकी सा क्यों लगता है, वो फॉग नहीं होता है, वो आपका पॉल्यूशन होता है, इस वजह से वो स्मोकी सा इतना दिखता है आपको। अभी लॉकडाउन के दौरान में क्या हुआ था कि सब कुछ बंद हो गया था, तो आपका जो एयर था मतलब इतना क्लीन था, फ्रेश एयर था, मतलब आपके जो जितने भी बाहर में देखो फैक्ट्रीज़ वगैरह सभी बंद हो गए थे इस दौरान, सब व्हीकल्स वगैरह सब बंद हो गए थे। इसके कारण क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन भी बहुत हद तक ज़्यादा तक कम हो गया था। फिर धीरे धीरे ये जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ कि आपके देखो फिर से ये पॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ है, क्योंकि वही व्हीकल्स वगैरह जो पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें जो स्मोक निकलती है उससे भी होता है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका है जो एयर जो है पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह है, उधर से आप देख सकते हो किस तरीके से थर्मल पावर स्टेशन जो है वहाँ से भी ऐसे स्मोक निकलता है। एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। अब देखो, अब जब ये जो गैस वगैरह जो है इनको हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं, इसके न्यू सिस्टम भी है इसके कंट्रोल करने के लिए। बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इन ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा, ये जो है इतनी सारी चीज़ें हैं, इनसे से भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एमिट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपके नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड गैस हो गया, सल्फर ऑक्साइड गैस हो गया, ये सब कंपाउंड जो है लीड करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपके क्रिएट होता है। पिक्चर में आप देख सकते हो आप जो पॉइजनस गैस के आप देख सकते हो, इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हो, फॉगी सा आपको दिख रहा है ना, अलग अलग तरीके से। आप देखो पॉल्यूशन के कारण किस तरीके से यहाँ पे फॉगी सा हो गया है। तो ये चीज़ जो है यही दिखा रहा है कि इतने सारे जो है व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें से जो पॉइजनस गैस निकल रहा है वो जो हमें हार्मफुल अफेक्ट होता है, हमें अफेक्ट कर रहा है। स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक। जो स्मोक जो आपका है, स्मोक जो बनता है, फॉग जो बनता है, स्मोक होता है वो जो आपको फॉग और स्मोक का जो मिक्सचर होता है। ठीक है, धुएं का और फॉग का जो मिक्सचर होता है, उस तरीके से देख सकते हो आप पिक्चर में। और आपके जो मेटल फर्म्स वगैरह है फ्रॉम एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज एंड स्टील प्लांट्स जो है उनसे जो गैसेस निकलते हैं, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें हैं पोल्यूट करते हैं हमारे एयर को। ठीक है, आप देखो रोटिंग गार्बेज है, ओपन ड्रेन्स वगैरह, आप ये सब चीज़ें भी देख सकते हो। इस तरीके से आपका जो वाटर को एकदम से पोल्यूट कर रहा है आप। ठीक है, अब इसमें फैक्ट्स जो है आपका एयर पोल्यूशन का, ये इतने सारे हमने पढ़ लिए किस तरीके से क्या क्या होता है और कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पर इनमें जो मेन कॉज क्या क्या होती है वो हम देखेंगे अब ध्यान से। इट कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक ब्रोंकाइटिस। अब देखो रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी क्रिएट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसने पढ़ा ही था, उसमें जो क्या डिजीज़ होते हैं, क्या बीमारियां पनपती हैं, कौन कौन सी होती है। अस्थमा का होता है, लंग्स का प्रॉब्लम हो जाती है आपके यहाँ पे, थ्रोट वगैरह जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है गले में। अब बहुत देख रहे हो आजकल लोगों के गले बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, किसी को स्मोक से इतनी प्रॉब्लम होती है कोल्ड भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बीमारियाँ जो हैं इस प्रकार से जो है ये स्टार्ट होती है। आपके यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स इट कॉज द डैमेज टू द सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स। आपके जो बिल्डिंग के जो सरफेस है, मतलब अपर लेयर जो वगैरह है, जो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी ये डैमेज करके रख देती हैं। ये चीज़ें ऐसी इफेक्ट करती हैं, इट इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स पे भी ये बहुत ही इफेक्ट करती हैं। अब इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, वेज ऑफ कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन आपको दे रखा है, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज बाय पीपल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। अब देखो अपने व्हीकल्स यूज़ करने से अच्छा है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके कौन कौन से आ जाते हैं, बस हो गए, जैसे ऑटो रिक्शाज वगैरह हो गए, ये सब आपको यूज़ करना, जिससे क्या होता है कि अपने व्हीकल्स कम लोग यूज़ करेंगे तो कम व्हीकल्स चलेंगी रोड पे, सड़कों पे, तो उससे क्या होगा, तो उसमें भी कंट्रोल हो जाएगा कुछ हद तक। और डीजल जो है आपके
आपको ना हमेशा डीज़ल यूज़ करना चाहिए। आपका जो सीएनजी है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, सीएनजी आपका जो है नेचुरल गैस होता है। ये हमें व्हीकल्स में वही व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए जिसमें हम ये सीएनजी डाल सकते हैं। जिससे क्या होता है, सीएनजी बिल्कुल नेचुरल गैस है, उसमें कोई आपका एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ऑल व्हीकल्स शुड बी रेगुलरली चेक फॉर पॉल्यूशन। जो व्हीकल्स जो है कहते हैं ना पॉल्यूशन फ्री करते हैं, जो उसको हमेशा रेगुलरली चेक करवाना चाहिए अपने व्हीकल्स को। लीड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज्ड फॉर व्हीकल्स, मतलब पॉल्यूशन फ्री जो पेट्रोल है उसमें यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोड मस्ट बी मेटेलिक शुड दैट डस्ट डज नॉट राइज एंड मिक्स विद एयर। जो आपके जो रोड वगैरह हैं वो भी क्लीन होना चाहिए। उसमें डस्टी रोड होते हैं तो उससे क्या होता है, व्हीकल्स हम उस पर चलाते हैं तो डस्ट उड़ता है, वो एयर में जाता है और ज़्यादा इफेक्ट होता है। फैक्ट्रीज शुड बी सेट अप आउटसाइड द सिटीज़। आपके जो फैक्ट्री वगैरह जो हैं वो जो सेटअप किए जाते हैं सिटी के अंदर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिटी के बाहर होना चाहिए, टाउन्स के बाहर होना चाहिए और बिल्कुल ही बाहरी छोर पे होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि सिटीज़ के अंडर में रहने से क्या होता है, उसके स्मोक निकलने से हमारी सिटीज़ के लोगों पे इफेक्ट कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि आउटसाइड करना चाहिए सिटीज़ की फैक्ट्रीज़ वगैरह को। उसकी जो जितनी भी चिमनीज़ वगैरह फैक्ट्रीज़ के उसमें से गैस जो निकलता है, स्मोक निकलता है, वो इफेक्टिव होता है। इसलिए गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इन द ओपन और एनीवेयर। गार्बेज जो है आपके जितने भी आप गंदगी फेंकते हो, कूड़ा करकट जो होता है, आपको ऐसे ही ओपन एरिया में कभी नहीं फेंकना चाहिए। आपको हमेशा प्रॉपर एक डस्टबिन बना होता है हर प्लेस पे, तो डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। और हमेशा गार्बेज कलेक्टर्स जो होते हैं वो अपने कलेक्ट करके गार्बेज को उसके प्रॉपर जगह पे पहुंचा दिया जाता है। इसलिए डस्टबिन इसलिए दिया गया है कि आप अपनी डस्टबिन में फेंकें, चाहे कोई भी एरिया में आपको दिख जाए तो वो सामानों को डस्टबिन में डालें, ठीक है। गार्बेज बिन शुड बी केप कवर्ड। आज अब आपके पास गार्बेज बिन भी है आपके पास हो चाहे बाहर, वो हमेशा हमेशा बंद रहना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। उसमें जो आप देख सकते हो कितने कीड़े जो हैं उसमें लग जाते हैं, उससे मक्खियाँ भी बनाती हैं, उससे और गंदगियाँ होती हैं, वही मक्खियाँ आपके घरों तक आती है तो इतनी गंदगियाँ पनपती हैं। मोर प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। ज़्यादा मात्रा में हमें ट्रीज़ और प्लांट लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो आपका जो है ये एनवायरनमेंट है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ज़्यादा मात्रा में आएगी, वो कंट्रोल में आएगा। इससे हम स्वस्थ रहेंगे। तो फ्रेश और क्लीन एयर हमें किससे मिलता है, उसी से तो मिलता है। ऑक्सीजन तो हमें प्लांट ही देती है, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में हमें प्लांट और ट्रीज़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है वाटर पॉल्यूशन और जो सॉइल पॉल्यूशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या किया है, अभी एयर पॉल्यूशन के बारे में बात की है, एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।